अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क में सियासी इंतशार और अदम इस्तेकाम के खात्मे के लिए आम इंतखाबात के बाद से मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से बातचीत करने पर जबानी जमा खर्च भी किया जाता है, मगर मुज़ाकरात शुरू होने का नाम नहीं ले रहे और दोनों फरीकैन एक दूसरे को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मगर अहम बात यह कि कल पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने असेंबली के फ्लोर पर वजीर आजम से मुज़ाकरात में पहल करने का मुतालबा किया, जिसके बाद यह खबर भी सामने आई कि महमूद खान अचकजई की सरबराही में अपोजिशन इत्तेहाद अगले हफ्ते सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। जबकि आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुख्तलिफ मौक़ों पर मुबहम बयानात के बाद अपनी पॉलिसी वाज़े कर दी है कि इस्टेब्लिशमेंट से कौन मुज़ाकरात करेगा और हुकूमत से बातचीत कौन करेगा। आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान साफियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने वाज़े किया कि वो उन्हीं से मुज़ाकरात करेंगे जिनके पास असल ताकत है, जबकि महमूद खान अचकजई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने का कहा गया है। साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की दो शराइत भी सामने रखी। पहली ये कि आइन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात किए जाएंगे और दूसरी ये कि मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। जियो न्यूज़ के साफी शब्बीर डार के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूं जो 4 हल्कों के ऑडिट से ख़त्म हो जाएगी। जो लोग मुझसे माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं वो पहले मुझसे माफ़ी मांगे, क्योंकि ज़्यादती मेरे साथ हुई है। गुफ्तगू के दौरान बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सवाल हुआ कि पहले आपने कहा कि महमूद खान अचकजई फौज से मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन क्या अब आप यू टर्न ले रहे हैं कि महमूद खान अचकजई सियासी जमातों से बात करेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि सबसे बड़ा यू टर्न ये है कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर बूट को इज्जत दी जा रही है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नैब की जानिब से तोशाखाना का नया रेफरेंस दायर करने को कानून की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि वो रिहाई के बाद चेयरमैन नैब, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और नैब के तफ्तीशी अफसरान पर मुकदमा दायर करेंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनीत खत्म करने पर भी सवाल हुआ, मगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर जवाब देने से गुरेज किया। यानी मौक़िफ़ में कुछ रोज़ की नरमी और पार्टी रहनुमाओं के टोन डाउन होने के दावों के बाद इमरान खान ने एक बार फिर जहराना मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। इमरान खान ने महमूद खान अचकजई को तो सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाज़त दी है, मगर वो खुद अब भी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने पर बज़िद हैं। इमरान खान ना ही मुज़ाकरात के लिए अपनी पेशगी शराइत से पीछे हटने को तैयार हैं और ना ही वो 9 मई के मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार हैं। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि हम 9 मई पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हमारी गलती साबित की जाए और अगर गलती किसी और की साबित हो तो फिर हमसे माफ़ी कौन मांगेगा। मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि ठीक है, मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है और गलती किसी और की है तो फिर मुझसे माफ़ी कौन मांगेगा? फिर वो बंदा भी तो मुझे बताए ना कि वो कौन मांगेगा। जिन्होंने हमारे साथ ये किया, जो मामलात इस तरह हुए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग से होते होते मामलात यहाँ तक पहुँचे, तो उनके साथ अगर बातचीत होगी तो हमारी भी टर्म एंड कंडीशन हैं, हम वो रखेंगे। ये नहीं हो सकता कि मैं अपने शहीदों को ऐसे ही छोड़ दूँ, ये नहीं हो सकता मैं अपने कैदियों को ऐसे ही छोड़ दूँ, तो ये नहीं हो सकता मैं उनसे बात नहीं करूँगा। उनके भी होंगे कोई इस तरह के तफुज़ात, वो भी करेंगे। तो जब ऐसी बात होगी तो दोनों साइड से बैठ के होगी, साथ बिस्मिल्लाह हम करने को तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर कह रहे थे कि मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से ही होंगे, लेकिन इससे पहले शराइत तय होंगी, क्योंकि अगर किसी को हमसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमें भी किसी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरी जानिब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस रेफरेंस की आज समाअत के दौरान बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की अदम दस्तयाबी के बायस तफ्तीशी अफसर के बयान पर जरा ना हो सकी और केस की अब मजीद समाअत 7 अगस्त को होगी। जबकि आज की समाअत से पहले एक बार फिर एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत करने वाले जज को तब्दील कर दिया गया है और जज नासिर जावेद राना, जो पहले भी यही केस सुन रहे थे, उन्हें एक बार फिर एहतसाब अदालत का जज तैनात कर दिया गया है। जज जावेद नासिर राना ने इससे पहले जून में ओहदे का चार्ज छोड़ दिया था। मुल्क में सियासी मामला किस तरफ आगे बढ़े हैं, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर राजी होगी या नहीं, इस मामले पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसन है। असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हर तरफ से ये बात हो रही है कि मुज़ाकरात होने चाहिए ताकि सियासी इंतशार कम हो, लेकिन ये मुज़ाकरात कैसे होंगे, कौन करेगा, कब करेगा, इस पर बड़ा अभाम है। और अभाम इस बात पर भी है कि तहरीक इंसाफ क्या चाहती है, क्योंकि कई दिनों से कुछ स्टेटमेंट चल रहे थे मुख्तलिफ, और आज साफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने जो बात की है उससे ये समझ आता है कि वो कह रहे हैं कि मैं या मेरी पार्टी बराह रास्त सियासी जमातों से बात नहीं करेगी, वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेगी। लेकिन महमूद खान अचकजई साहब जो हैं, उनको हमने ये मैंडेट दिया है कि वो सियासी जमातों से बात करें। क्या यही है मामला और इसके पीछे सोच क्या है? महमूद अचकजई साहब हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सदर हैं
तो हमने एक उधर एक अचीज़ साहब की ख्वाहिश थी कि मैं चाहता हूं कि थोड़ा हम पॉलिटिकल इंगेजमेंट करें और उसके जरिए जो है ना अगर कोई ऐसी रीजनेबल सोल्यूशन निकलती है तो वो आपके सामने रखेंगे। इस पे खान साहब ने बिल्कुल के साथ हमने बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर अचकज़ई साहब कोई इस तरह कोई ब्रेक थ्रू करते हैं, कोई ऐसी प्रैक्टिकल चीज आ जाती है तो अचकज़ई साहब एज ए अलायंस के तौर पर वो बात कर सकते हैं, लेकिन एज ए पीटीआई जो है ना हम एंगेजमेंट नहीं रखते, क्योंकि अलायंस में सिर्फ फिर आपकी अकेली पार्टी नहीं होती, आपके साथ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज होती है और आप जब एक अलायंस में जाते हैं तो फिर आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो हमारी जो दीगर अलायंस हैं, जो अख्तर मेंगल साहब है या अचकज़ई साहब है, उनकी ख्वाहिश ही थी कि थोड़ी जो है ना स्पेस रखी जाए कि अगर जो हमारा बुनियादी मुतालिबा है कि मुल्क को आईन कानून के मुताबिक चलाया जाए, अगर उस पर बात हो सकती है और कोई आगे की रास्ता हो सकता है तो वो बात करना चाहते हैं, तो हमारी पार्टी ने उसको सपोर्ट किया और हम इमरान खान ने उसको एंडोर्स किया है। लेकिन 3 दिन पहले जब सहाफियों से गुफ्तगू की थी और इमरान खान साहब ने उस वक्त तो वाजे किया था कि बातचीत जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से होगी और महमूद खान अचकज़ई साहब भी एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, तो इसके बाद कल ये खबरें आई कि मना कर दिया है महमूद खान अचकज़ई साहब ने कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करूंगा, सियासी जमातों से करूंगा, इसलिए आज फिर ये कहा गया है कि वो सिर्फ सियासी जमातों से बात करेंगे। नहीं, असल में ये जो लोग जाते हैं कभी जो है ना मिस इंटरप्रेट होती है और गलत वो आ जाती है उसकी, कि हम कहते हैं खान साहब के साथ जो हमारी मुलाकात थी इसमें कैटेगरिकली जो मैंने आपके साथ बात की यही है, यानी वो हम जो भी बात करेंगे हम आइन और कानून के अंदर रहते हुए बात करेंगे, क्योंकि अभी मुल्क में जो है ना कोई ऐसा रास्ता नहीं है। हाँ, हम जरूर देखना चाहते हैं, हम किसी इदारे के साथ टसल के या उसके साथ तसादम के ख्वासगार नहीं है, और हम चाहते हैं कि तमाम इदारे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर में अंदर काम करें। तो हम सिर्फ हमारा जो इस वक्त नुक्ता नजर है कि मुल्क जो है ना बहुत तेजी से अनारकी की तरफ जा रहा है, मुल्क में जो है अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है, मुल्क में माशी तौर पर बहुत बुरी हालात है। इस जरिए में खान साहब ने थोड़ी लचक दिखाई है कि अगर हमने उन्होंने हमसे मैंडेट छीना है, लेकिन हमारे 3 मुतालिबे है। नंबर 1 हमारा मुतालिबा ये है सबको मुज़ाकरात के लिए कि नंबर 1 हमारे मैंडेट को जो है ना वापस किया जाए, और मैंडेट की वापसी का मतलब ये है कि ट्रिब्यूनल जो है ना वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जो उसका टाइम है उसके अंदर अपने फैसले करवाए, और नंबर 2 जो हमारी कैदी है इमरान खान और दीगर लीडरशिप और खवातीन सबको रिहा किया जाए, और एक ऐसी इन्वायरमेंट पैदा की जाए कि अवाम के मैंडेट को एहतराम दिया जाए, और जब भी इलेक्शन हो वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो और कानून और आइन के मुताबिक जो है ना सारा निज़ाम चले। लेकिन इससे तो ये भी महसूस होता है ना असद साहब के, क्योंकि आपका एक बयानिया है कि पीपल्स पार्टी चोर है, पीएमएलएन चोर है, इनसे बात हमने नहीं करनी, मैंडेट चुराया हुआ है, तो आप बराह रास्त खुद इनसे बात नहीं करना चाहते, तो आप इनसे बात महमूद खान अचकज़ई के जरिए कर रहे हैं ताकि जो आपका एक सियासी बयानिया है वो भी महफूज रहे, वो कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े आपको, ये सोच है क्या इसके पीछे? नहीं, बेसिकली ये सोच तो इस तरह नहीं है। देखो, एजेंडा हमें सबसे पहले देखना होगा कि एजेंडा क्या है। अभी तक तहरीक इंसाफ जो है ना किसी नेगोशिएशन की डायरेक्ट हिस्सेदार नहीं होगी। एज ए अलायंस हम जरूर होंगे, अलायंस में हम जो है ना उसको हमने मैंडेट दिया हुआ है अचकज़ई साहब को, वो उस मैंडेट के मुताबिक जो है ना अपना काम करें। सही। और ये मुझे बताएं कि अगर आप कह रहे हैं कि हमारी ये 3 शराइत हैं जिसमें मैंडेट की वापसी है, हमारे कैदियों को रिहा किया जाए, आइंदा जब भी इंतखाबात हो वो फ्री एंड फेयर हो, तो ये जो मैंडेट की वापसी है इस पर हुकूमत आपसे भी क्यों बात करेगी और अचकज़ई साहब से क्यों बात करेगी, अगर ये आप कह रहे हैं कि हमारे 3 शराइत हैं? देखिए, फिर देखा जाएगा। हमारे तो अपने कम से कम जो हम समझते हैं कि हमसे मैंडेट चुराया गया है, ये इनके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि इस हुकूमत करे, और जबरदस्ती हमसे छीना गया है हमारा मैंडेट, और ये अवाम का हक है कि वो अपनी लीडरशिप चुने। अगर अवाम के मैंडेट को जो है जबरदस्ती छीना जाता है और फिर उस पर गैर मुंतखब लोग बैठ जाते हैं तो लेकिन ये तो एक नॉन स्टार्टर हो जाएगा ना। आप कह रहे हैं कि मैंडेट वापस करें, और इमरान खान तो खुद ये कहते भी रहे, बल्कि आज भी उन्होंने कहा है कि हुकूमत से तो बात करने का मतलब है कि उनका मैंडेट, उनकी हुकूमत चली जाएगी, तो फिर वो अचकज़ई साहब के जरिए भी अगर आप इसी शराइत के साथ बैठेंगे तो फिर हुकूमत का क्या फायदा है इसमें बात करने का?
देखिए, जब बात होगी तो फिर बात आगे बढ़ेगी। मैं इस पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, मैं बहुत मुख्तात और वो करना चाहता हूँ। सही। कल हमारा जलसा भी है, 5 को हमारा जलसा भी है, और उसमें भी हमारी यही मुतालबात है कि हमारे कैदियों की रिहाई, और खासकर इमरान खान को जो 5 तारीख में गिरफ्तार किया गया है उसके हवाले से, और जो महंगाई है उसके हवाले से। बाकी हमारा पॉलिसी ये है कि हम इस मुल्क से अनारकी और अदम इस्तेहकाम हटाना चाहते हैं, और उसका वाहिद सही। रास्ता है कि मुल्क कानून और आइन के मुताबिक चले। तो असद साहब, कल भी जो आप लोगों के मुज़ाकरात हुए इस हवाले से, और ये खबर सामने आई थी कि महमूद खान अचकज़ई इस सिलसिले में जल्द नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो ये कोई तय पाया है आप लोगों के दरमियान? नहीं, हमारी इस किस्म की कोई बात हुई है, तो मुझे कोई इसके बारे में इल्म है। क्योंकि मैं इस वक्त सवाबी में हूँ, और इस वक्त हमारी 5 तारीख की जलसे के लिए तैयारी हो रही है। जी। तो इंशाल्लाह मैं जब वापस आऊंगा 5 तारीख को चौधरी साहब आएंगे, फिर उससे पूछेंगे कि उसने क्या क्या किया है। लेकिन अभी तक मुझे ख्याल नहीं है कि कोई उनकी किसी के साथ राबिता हुआ या नहीं हुआ, मेरे इल्म में कुछ नहीं है। राइट। और जब इमरान खान अभी भी ये कहते हैं कि मैं या मेरी पार्टी अगर मुज़ाकरात करेगी तो वो उनसे करेगी जिनके पास असल ताकत है, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट से, फौज से, तो उस हवाले से दूसरी तरफ का मौकिफ तो बड़ा वाज़ेह है, जो कि DGI इस पर खुद बार बार दे चुके हैं कि किसी किस्म के मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे। तो अभी भी आप पर उम्मीद है, आपकी जमात और इमरान खान पर उम्मीद है कि किसी ना किसी लेवल पर एस्टैब्लिशमेंट आपको जरूर इंगेज करेगी, आपसे बातचीत करेगी? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, आप देख रहे हैं कि हमारे सरहदों पे जो सूरत हाल है, और मुल्क की इर्द गिर्द, और खास जो ईरान में वाक़या हुआ है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है। हम इस पे थोड़ा मुख्तात अपना वो बयान देंगे, स्टेटमेंट देंगे। बस हम सिर्फ ये समझते हैं कि इस वक्त जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, इस पे को भी इत्तेफाक राय होनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क जो है ना किसी वक्त जो, और हमें तमाम इदारे, जो हमारी फौज है जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की एक ताकत है, हम किसी तौर पर इसको कमजोर नहीं देखना चाहते। हमारे चेयरमैन हमेशा यही कहते रहे। तो ये जो हमारे कंसर्न्स हैं, हमारे कंसर्न जरूर है, लेकिन हम अपने कंसर्न को जो है ना इसको इग्नोर कर सकते हैं। हम समझते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, और हमारी फौज को आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपनी ड्यूटी अंजाम देनी चाहिए। सियासत में उसका कोई किरदार नहीं है। और एक बात आप कह रहे हैं कि तमाम बातों से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा या किसी बात पे पीछे हटना पड़ेगा। अब 9 मई एक ऐसा इशू है जिसपे ना आप अपने मौकिफ से पीछे हटे हैं ना फौज। आप कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, PTI को फंसाने की कोशिश थी। आज भी इमरान खान ने इसी किस्म की बात की, जबकि दूसरी तरफ का मौकिफ ये कि ये एक साजिश थी, एक बगावत थी। तो इस मौकिफ से अगर वो भी पीछे नहीं हटेंगे, अपने आप भी पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर ब्रेक थ्रू कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले हमारे लिए कानून जो है ना का एहतराम जरूरी है। हम भी कानून पे यकीन रखते हैं, और हम समझते हैं कि अगर कोई ऐसी काम है तो इसके लिए बेहतर फोरम जो है ना जुडिशियल कमीशन हो सकता है। जुडिशियल कमीशन में जो है ना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसने जो है ना सब कुछ वायलेट किया। जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ उसको सजा मिलनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं, हम तो कोई कानून से बालातर नहीं है। देखिए, लेकिन इस मौकिफ को तो तस्लीम नहीं किया जा रहा ना जुडिशियल कमीशन वाले को। ये बात तो पिछले साल से हो रही है। मतलब देखिए, फिर दूसरी बात है ना, या तो अदालतों की हो या अवाम। अवाम ने तो 9 मई को जो है ना मुस्तरद कर दिया, 8 फरवरी को, क्योंकि जिस तरह प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, अवाम ने उसके साथ इत्तेफाक नहीं किया है। बहरहाल हम समझते हैं कि अभी आगे बढ़ने चाहिए, और मुल्क की जो सूरत हाल है, ये मुल्क इस तरह नहीं चला जा सकता। ये जितनी महंगाई आई है, अभी आप बताएं जो बिजली की बिलें आ जाएंगी उसके बारे में, इसके बाद जो अवाम का रिएक्शन होगा, मुझे तो खौफ आ रहा है। और फिर जो आपके बलूचिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है, जो आपके खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सीरियस चैलेंजेस है, मतलब इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का सामना है, तो इसमें तो कोई कॉमन सेंस की भी जरूरत है। हमें जरूरत इस बात की है कि हम थोड़ा सेंसिबल होके डिसीजन करें, फैसले करें, आगे देखें कि आगे इस मुल्क को कैसे लेके जाना है, हमने इस मुल्क को मतलब किधर लेके जाना है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसा है। और इस हवाले से एक ही बात है कि मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाओ। एक तजवीज जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब ने 2 दिन पहले एक टीवी इंटरव्यू में दी। उन्होंने कहा कि देखें, फौरी तौर पे एक नेशनल हुकूमत का क़याम होना चाहिए, जो कि 3 महीने होगी, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI सब होंगे, और वो एक खाका फिर तैयार करेंगे कि मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। हर इदारा अपने दायरे कार में रह के काम करेगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए मुल्क में, और इसके बाद मामला फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ चला जाए। तो ये बात उन्होंने आपसे भी की, आप लोग ऑन बोर्ड है, क्योंकि जो तहरीक है वो तो आप साथ चला रहे हैं। तो क्या ऐसी कोई तजवीज़ है कि एक नेशनल गवर्नमेंट हो जो कि मामलात को पहले दुरुस्त करे और फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो?
देखिए, पहले तो तमाम फरीकों की रजामंद की जरूरत है। अगर तमाम फरीक रजामंद हो जाते हैं फिर इस पे जो है ना मुख्तलिफ ऑप्शन डिस्कस हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ेकार डिस्कस होती है। हर वो तरीका, हर वो रास्ता अपनाना चाहिए जो कानून में इजाजत है, जो आइन के अंदर हो। कोई काम गैर आइनी नहीं होना चाहिए। सही। क्योंकि असद साहब, मैं ये बार बार सोचता रहता हूँ और आप लोगों से हर हफ्ते, हर दूसरे दिन इस मौजू पे बात हो रही होती है मुज़ाकरात के हवाले से। वाकई कोई बातचीत का इरादा है या कोई ब्रेक थ्रू या कोई करीब आपको लग रहा है कि मामलात पहुंचे हैं, या सिर्फ एक टाइम कंजम्पशन है और सब अपना अपना वक्त गेन कर रहे हैं कि हाँ बातचीत होगी लेकिन होना कुछ नहीं है? देखिए, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, मैं कोई इसलिए बहुत एहतियात कर रहा हूँ कि ऐसी बात ना करूँ कि वो जो निजाम है उसमें कोई मैं खराबी डालूं। जी, आप भी समझ सकते हैं। बस मैं सिर्फ आपको इतना कह सकता हूँ कि हम इस मुल्क को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते, सही। अनारकी नहीं चाहते। हम इस मुल्क में चाहते हैं कि मुल्क कानून और आइन के मुताबिक, और आपको इंशाल्लाह आगे की तरफ जो है ना, अगर हुकूमत अपना रवैया दुरुस्त करे, कभी कहता है आर्टिकल 6 लगाना है, कभी कहता है बैन करना है, कभी जो ना हमारे एमएनएस को अगवा करते हैं, तो ये तो तरीका नहीं है। अगर वो उसके अंदर संजीदगी है तो फिर आगे देखा जाएगा। और जलसे के हवाले से बताइएगा, तमाम आपको इजाजत मिल गई है, जलसे की तैयारियां हैं, जलसा हो पाएगा? इससे पहले इंतजामिया इस्लामाबाद की आपको मना करती रही है, और अगर हो पाएगा तो कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे? क्योंकि इस वक्त तो हुकूमत जो है वो आप लोगों का मजाक उड़ा रही होती है। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि आप भूख हड़ताल के लिए बैठते हैं, 3 घंटे की भूख हड़ताल, उससे पहले पराठे खा के आ जाते हैं, एक सिंबॉलिक सा एहतजाज करते हैं, फिर चले जाते हैं। आप एहतजाज की कॉल देते हैं तो 20-25 लोग एक जगह एक शहर में जमा होते हैं, फिर चले जाते हैं। तो क्या पहले तो बताएं कि इजाजत मिलेगी, जलसा होगा, और कितनी बड़ी तादाद में लोग निकाल सकेंगे आप? सबसे पहले ख्वाजा साहब सबसे पूछो कि जब उसकी हालात थी तो कितनी जलसे करते थे, कितने लोगों को निकालते थे। मेरे सामने खुद वो राना तनवीर के साथ लड़ पड़ा था और कह रहा था कि हमारे कोई लोग नहीं निकल रहे हैं, हम जो है कोई नहीं निकाल सकते। वो तो खुद इस बात का, हम तो मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं, और हम तो कोई मिलिटेंट ग्रुप नहीं है कि हम जो है ना अमल कोई बंदूक उठा के करें। हम तो कानून के आइन के अंदर जो है ना अपना टोकन प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपना नुक्ता नजर दे सकते हैं, अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं। क्या हम और क्या करें? क्या अगर आप हमें जलसा भी करे, दफा 144 लगाए, हमारे एमएनएस को अगवा करे, हमें किसी को प्रोग्राम को करने दे, तो हम बंदूक उठा के नहीं, हम पुरअमन करेंगे, अपना नैरेटिव बताएंगे। फैसला आवाम करेगा, ये देख ले, फैसला आवाम करेगा कि कौन हक पे, कौन सच पे, कौन झूठा है। तो ये जो चीजें हैं इस पे हम बिलीव नहीं करते। हमने अपनी जद्दोजहद को हर सूरत पुरअमन रखना है, और जलसा भी स्वाबी में है। 5 तारीख को स्वाबी में बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, ये लाखों के तादाद से जलसा होगा। लोग इसमें जो है ना पूरी कराची से, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम लोग आ रहे हैं। तो ये एक तारीखी जलसा होगा। ये पहले कह रहे थे इस्लामाबाद में होगा, लोग इस्लामाबाद में इजाजत नहीं मिल रही, वहां पे आप बंदे नहीं इकट्ठा कर सकते। क्या वजह क्या है कि अब आप स्वाबी कर रहे हैं? देखो, वहाँ एक, मैं समझता हूँ कि वहाँ एक फाशिस्ट हुकूमत है, वो रोटे कर रही है, हमारे कानूनी आईनी हक हमें नहीं दे रही है। कोई जो है ना इंतकामी कार्रवाई करे, या कोई इश्तिहाल में आए, या कोई सा मामला करे कि कोई नया 9 मई का कोई ड्रामा रचाए। हम सिर्फ और सिर्फ अपना नैरेटिव लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और पुरअमन तौर पर जो है ना कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे इंशाल्लाह। और एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जलसे अब आप करने जा रहे हैं, तो एक शख्स जो आपकी पार्टी के एमएनए है, शेर अफजल मरवत साहब, वो कहते हैं मैं माजी में जलसे करता रहा जब सारी पार्टी गायब थी, और अभी भी जब तहरीक चलाने का वक्त आएगा, जलसे करने का वक्त आएगा तो फिर मेरी याद आएगी। अब ये क्या मामला है शेर अफजल मरवत साहब का? कल एक उनका नोटिफिकेशन जारी होता है कि उनकी बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी गई है। गौर चेयरमैन साहब आपके जो है वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, शायद वो नोटिफिकेशन जाली है। फिर कोई रहनुमा कहता है कि नहीं नोटिफिकेशन सही है। ये क्या मामला, क्या चल रहा है, आपके इल्म में है? देखिए, तंजीमी मामलात जो है ना, उसके बारे में मैं थोड़ा ये बात करूंगा कि चूंकि तंजीमी मामला है और ये मामला ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह खैर हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि पार्टी जो है ना इत्तेफाक और इत्तेहाद हो। और इस वक्त जो हमारे लिए सबसे बड़ा टारगेट ये है कि हमने इमरान खान को, और जो हमारे कैदी हैं, जो हमारे बुशरा बीबी है या शावत कुरैशी, दीगर लीडरशिप है, जो हमारे सोशल मीडिया के वर्कर हैं, इसको कैसे जेलों से निकाले, इसके लिए हमें इत्तेफाक की जरूरत है। सबको रिस्पॉन्सिबल रवैया अपनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी अक्सरियती बेंच ने 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के फैसले में 41 एमएनएस को पार्टी वाबस्तगी जाहिर करने के लिए 15 दिन दिए थे, और इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया था कि 41 एमएनएस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी साबित करने के बाद
7 दिन में इलेक्शन कमीशन इनकी तस्दीक करके नोटिफिकेशन जारी करे, जिसके बाद 7 दिन में स्पीकर ऑफिस इन अरकान को कौमी असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के तौर पर नोटिफाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस अक्सरती फैसले को आज 3 हफ्ते हो चुके हैं, मगर ताहाल ना इलेक्शन कमीशन ने इन 41 MNAs को बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA नोटिफाई किया है, ना स्पीकर ऑफिस से इस बारे में अब तक कोई खबर सामने आई है। अहम बात यह है कि अभी तक 15 रुकनी बेंच के 8 अक्सरियती जजेस का तफसीली फैसला सामने नहीं आया है, मगर उन 2 जजों जिन्होंने 13 जजों के फैसले से इख्तिलाफ करते हुए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा था, उन्होंने अपना तहरीरी फैसला आज जारी कर दिया है। अहम बात यह कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अपने इख्तलाफी फैसले में तफसीली फैसला ताहाल जारी ना होने पर सवालात उठाए हैं। फैसले के मुताबिक मुख्तसर फैसले के बाद 15 दिनों का दौरानिया खत्म होने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी ना हो सका। तफसीली फैसले में ताखीर के बायस हम मुख्तसर हुक्मनामे पर ही अपनी फाइंडिंग दे रहे हैं। फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा केस में फरीक नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 के दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा और आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना होगा। 29 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले के मुताबिक साबितशुदा हकीकत यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ा। आज़ाद अराकीन जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की, उन्हें सुने बगैर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से छीना गया। इन अराकीन का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना मुतनाज़ा था ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं तो यह अदालत का अपनी जानिब से खुद से तख्लीक करदा रिलीफ होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी और सूबाई असम्बलियों से बाहर निकाल दिया गया। किसी भी आईनी इदारे को यह नहीं कहा जा सकता वो ऐसे फैसले पर अमल करे जो आइन के मुताबिक ही ना हो। 80 अराकीन असम्बली अक्सरियती फैसले की वजह से मौक़िफ़ बदलते हैं तो ये इनके अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने तो अक्सरियती फैसले को मावराए आइन करार दे दिया है। अब देखना होगा कि अक्सरियती फैसले में फैसले के दिफा में क्या तफसीली दलाइल दिए जाते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद मजीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क में महंगी बिजली के बायस अवाम और कारोबारी तबके की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और जुलाई के बिजली बिल सामने आने के बाद इन मुश्किलात में मजीद इजाफे का खदशा है। इसी मामले को लेकर जमात इस्लामी का महंगी बिजली, IPP से मुआहदों और बढ़ते टैक्सों के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में जारी धरने को अब 9 रोज हो चुके हैं और अमीर जमात इस्लामी मुतालबात पूरा न होने की सूरत में हुकूमत को डी चौक की तरफ मार्च करने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। इसी संगीन सूरत हाल से मुतालिक सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में कल खदशा जाहिर किया गया कि बिजली की कीमतों से अमन व अमान का मसला पैदा हो सकता है, अवाम में बेचैनी बढ़ सकती है। जबकि साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का दावा है कि महंगी बिजली से पंजाब में सनतें बंद हो रही हैं, यानी सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ रही है और अगले कुछ रोज़ में बिजली के बिल सामने आने के बाद सूरत हाल मजीद खतरनाक हो सकती है। मगर वफाकी हुकूमत का दावा है कि अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए हुकूमत हर कोशिश कर रही है। लेकिन अहम बात यह है कि हुकूमत ने बिजली की कीमत में कमी के लिए अभी तक जितनी कोशिशें की हैं और ख़ुद हुकूमती वज़रा के जानिब से इस बारे में जो हल पेश किए गए हैं, उससे ये वाज़े है कि घरेलू और कमर्शियल सार्फिन समेत सनतों को भी इस साल बिजली के बिलों में कोई रिलीफ मिलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हुकूमती वज़रा के अपने बयानात से ये वाज़े है कि इस मसले के हल के लिए जो भी तजावीज़ सामने आई हैं या कोशिशें की गई हैं, उन पर शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि मीडियम या लॉन्ग टर्म में अमल होना मुमकिन है, यानी इसमें 2 से 4 साल का वक्त लग सकता है। हुकूमत की मुख्तलिफ तजावीज़ और इन पर कब तक अमल हो सकता है, इससे मुतल्लिक वज़रा के मुख्तलिफ बयानात आपके सामने रखेंगे। मगर पहले सुनिए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल काबीना इजलास में अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने से मुतल्लिक क्या बात की थी। बिजली की कीमतें कम करनी है, उसके बगैर न एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, न इंडस्ट्री आगे बढ़ सकती है। जो मीडियम टर्म हमारा जो मेजर है, एक तो हुकूमत के अपने IPPs हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान के, उनका कोई इशू नहीं है, उसके ऊपर हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं और वो हम उसका जो भी उसका मैकेनिज़्म है, फार्मूला वो तय हो जाएगा। एक ऐसे IPPs जो प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं जो और पाकिस्तानियों ने लगाए हैं। बाज़ IPPs ने अपने मुनाफे बहुत उनको मिल चुके हैं, उनके लोन्स काफ़ी रीपे हो चुके हैं। चीन को ख़त लिखा है रीप्रोफाइलिंग के लिए, रातों रात तो जो रोम नहीं बना था, तो उसके लिए पूरी एफर्ट हो रही है। तो आज जो धरने दे रहे हैं और जो दूसरे जो काम कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये सियासत बराए सियासत है। बातें करना बड़ी आसान है, अमल करना एक बड़ा मुश्किल काम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि बिजली सस्ती करना इत्तेहादी हुकूमत और नवाज शरीफ का एजेंडा है। उन्होंने धरना मुजारिन को निशाना बनाते हुए कहा कि बातें करना आसान और काम करना मुश्किल है। जो लोग आज धरना दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं।
अहम बात यह कि हुकूमत बिजली बिलों में रिलीफ देने का दावा तो कर रही है, मगर बिजली सस्ती करने के लिए अब तक जो तजावीज़ सामने आई हैं, हुकूमत ने किन तरीकों पर गौर किया है और हर तरीके कार के तहत बिजली सस्ती होने में कितना वक्त लगेगा, वो एक एक करके आपके सामने रखते हैं। मुल्क में बिजली की कीमत कम करने के लिए सबसे पहले हुकूमत पर यह दबाव डाला गया कि चीनी IPPs के मुनाफे और मुआहदों पर नजरसानी की जाए, क्योंकि मुल्क में 40% कैपेसिटी अदायगियां चीनी IPPs को की जाती हैं। मगर पिछले माह रोजनामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक चाइनीज IPPs ने यह वाजे किया है कि वो अपने मुनाफों में कोई तब्दीली नहीं कर सकते और टेक और पे के मुआहदों के मुताबिक कैपेसिटी अदायगियों पर कोई नजरसानी नहीं कर सकते। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर और एनर्जी मिनिस्टर पिछले हफ्ते चाइना में मौजूद थे और उन्होंने ये वाजे किया है कि चाइना से रीप्रोफाइलिंग के हवाले से बात हो गई है, लेकिन इसमें भी वक्त दरकार होगा, क्योंकि पहले वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे और फिर हर कंपनी से बारी बारी मुआहदा करना पड़ेगा। इस हवाले से फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने क्या कहा था, सुनिए। जो रीप्रोफाइलिंग वाली बात है उसमें उन्होंने कहा कि रीप्रोफाइलिंग वाला प्रपोजल है उनके सामने हमने दिया। 9 CPEC के प्रोजेक्ट है, फिर एक ट्रांसमिशन है, हर एक की जो डेट प्रोफाइल डिफरेंट है, हर एक का एक जो इश्यूज डिफरेंट। सो वील हैव टू गो प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट। ये प्रोसेस था, वर्किंग ग्रुप्स बन जाएंगे और उसके बेसिस पे ये चलेगा। यानी रीप्रोफाइलिंग के हवाले से चाइना से दरख्वास्त कर दी गई है। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ये कहा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा क्योंकि हर प्रोजेक्ट जो है उससे अलग-अलग बात करनी पड़ेगी। इसके अलावा अवैस लगारी साहब एनर्जी मिनिस्टर, उन्होंने ये बताया था कि चाइना से कोल कन्वर्जन के हवाले से भी बात की है, लेकिन वो भी हर प्लांट पे बारी बारी होगा। इससे 2 या ढाई रुपये बिजली की जो कीमत है उसमें कमी आ सकती है ओवरऑल, लेकिन ये जो मंसूबा है इसको भी मुकम्मल होने में 4 से 5 साल का वक्त लग सकता है। पाकिस्तान के अंदर 3 ऐसे CPEC के प्लांट्स हैं जो बाहर मुल्क का कोयला इस्तेमाल करके बिजली पैदा करते हैं, और उसके बजाय अगर पाकिस्तानी थर कोल का कोयला इस्तेमाल किया जाए तो हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है वो 23 रुपए यूनिट से नीचे गिर के उन प्लांट्स की 7 रुपए यूनिट के ऊपर आ जाती है। तो ये बहुत बड़े एक स्टेप्स होंगे, लेकिन कोयले की कन्वर्जन तकरीबन 2, 3, 4 साल का प्रोजेक्ट है, क्योंकि एक प्लांट आफ्टर दी अदर आपको करना पड़ेगा। यानी कोल कन्वर्जन में भी 4 से 5 साल का वक्त लग सकता है। हमने अवैस लगारी साहब से ये भी पूछा कि जो हुकूमती IPPs हैं उनको भी 45% की कैपेसिटी पेमेंट जाती है, क्या उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता? जिस पर अवैस लगारी साहब ने कहा कि ये जो IPPs हैं ये भी हमने कर्जा लेकर लगाए हैं, उसकी अदायगी भी करनी पड़ती है, लोन की और सूद की अदायगी भी करनी पड़ती है। लेकिन जब हमने ये कहा कि क्या ये मुमकिन है कि सार्फिन को ये लोन ना देना पड़े, उनके टैरिफ में ये ना आए, बल्कि इसको जो है कर्ज हुकूमत इसका कर्ज संभाल ले, तो उन्होंने कहा ये नेशनल डेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिस पर इस वक्त हमारी डिस्कशन जारी है। कैपेसिटी पेमेंट आप लोग जो कहते हैं कि कम करके ले लो, गवर्नमेंट के प्लांट्स हैं, कैपेसिटी पेमेंट उस कर्जे की रीपेमेंट होती है और उसके ऊपर सूद होता है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो आपको बैंक्स को पे करनी पड़ती है, जो आप लोन उस प्लांट के लिए लेके आपने प्लांट लगाया होता है। बजाय इसके कि ये लोन जो है लोगों के बिलों में आए, क्या इसका कोई और तरीका है कि सरकार इसको अपने ऊपर लेके पे ऑफ करे और बिलों में ना शामिल किया इसको कहते हैं व्हेन यू नेशनलाइज द डेट। जब आप उसको अपनी कीमतों के टैरिफ स्ट्रक्चर में से निकाल के और आप डेट को नेशनलाइज कर लेते हैं, जिसको फाइनेंस और आप और टैक्सेशन मेजर्स के जरिए करते हैं। और हाँ, इसके ऊपर भी डिस्कशन हमारी पावर्स और सेक्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर जरूर हो रही है। और इसी किस्म की बात कल शहबाज शरीफ ने भी की थी कि जो हुकूमती IPPs हैं उनके हवाले से जो कैपेसिटी पेमेंट का मामला है उसको हम देख रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट IPPs के हवाले से भी बात की जाती है कि उनसे दोबारा नेगोशिएट किया जाए, जैसे कि 2020 में किया गया था। इस हवाले से भी अवैस लगारी साहब ने कहा है कि जो 94 और 2002 के मुआहदे हुए हैं उनसे हम नेगोशिएट करेंगे, जिससे तकरीबन 80 अरब रुपए का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अभी हम इंगेज करेंगे। इसमें 1994 और 2002 की पॉलिसी के तहत जो 20 प्लांट्स हैं जो फर्नेस ऑयल के ऊपर बेस्ड हैं, हमने उनके साथ उनकी पूरी वर्किंग कर दी है और उनको एंगेज करने वाले हैं, ताकि उनको हम सिस्टम में से निकाल के और अपने कस्टमर्स को फायदा दें, जिसका तकरीबन 80 अरब रुपए सालाना का बेनिफिट मिलेगा आपको।
यानी कि वो कह रहे थे कि इनसे भी इंगेज करने वाले हैं, इसमें कितना वक्त लगेगा ये नहीं बताया गया। इसके अलावा शाहजेब खानज़ादा के साथ इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए भी हम अपनी बिजली सस्ती कर सकते हैं। अगर रहीम यार खान से मटियारी तक की ट्रांसमिशन लाइन बन जाती है तो इससे तकरीबन 2 से ढाई रुपए का इम्पैक्ट बिजली की कीमत पर आ सकता है, लेकिन इस मंसूबे में 2 साल लगेंगे। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, एनर्जी मिनिस्ट्री जो है वो अपने तौर पर इकदाम लेके बिजली की कीमत में 6 से 7 रुपये की कमी कर सकती है, लेकिन उसमें भी 2 से 3 साल का वक्त लग सकता है। रहीम यार खान से अगर मटियारी तक की हमारी ट्रांसमिशन लाइन बन जाए, उससे भी आपका 2.5 रुपए 2 से 2.5 रुपए यूनिट का फर्क पड़ेगा। हमने पीएसटीपी का हिस्सा भी इस मटियारी लाइन को रखवा दिया है और ये तकरीबन 2 साल का प्रोजेक्ट है, उसमें मुकम्मल इंशाल्लाह हो जाए। हमारी अपनी गलतियां बहुत हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक जो एनर्जी मिनिस्ट्री खुद जो कुछ कर सकती है उससे आपको कम से कम 6 से 7 रुपए यूनिट का फर्क पड़ सकता है, और मेरी पूरी जी तवज्जो उन्हीं रिफॉर्म्स के ऊपर है जो ये 6-7 रुपए की बेहतरी कंज्यूमर्स को ला के दे सकते हैं अगले 2 से 3 सालों में। यानी मामला आईपीपी से नेगोशिएशन का हो या ट्रांसमिशन लाइन का हो या डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन के जरिए हल करने का हो, उसमें वक्त लगेगा। फिर एक सोल्यूशन जो सामने आ रहा था वो टैक्सेस के हवाले से था कि हुकूमत अपने टैक्सेस क्यों नहीं कम कर सकती, तो उस पर अवैस लगारी साहब ने कहा कि बिल्कुल ये मुमकिन है कि जो 18% का टैक्स चार्ज किया जाता है जीएसटी, उस पर गुंजाइश निकाली जाए, उसको कम किया जाए, और ये किया जा सकता है, लेकिन कोई टाइमलाइन इस हवाले से उन्होंने नहीं बताई। टैक्सेस हमारा जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, वो नहीं, तो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसके ऊपर 18% सेल्स टैक्स है औरों की तरह। मेरे ख्याल में वो 18% का जो फिगर है वो शायद हुकूमत उसको रिवाइज करना चाहे, क्योंकि वो 18% ऐसा है जो रीजनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ जरा ज्यादा महसूस होता है। डोमेस्टिक कंज्यूमर के ऊपर 18% है, वहाँ गालिबन इस किस्म की गुंजाइश शायद हो जिसको रिवाइज किया जा सके। कह रहे हैं 18% का जो टैक्स है कंज्यूमर पे वो ज़्यादा है, इसकी गुंजाइश निकाली जा सकती है, लेकिन ये कब होगा, क्या फौरी होगा, इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। यानी कि जितनी भी कोशिशें हुकूमत की हैं बिजली की कीमत कम करने के लिए और जो ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं, उससे फौरी तौर पे ऐसा लगता है कि बिजली की कीमत कम नहीं हो सकती। लेकिन इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के फाउंडर डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैंने देखा है कि आप भी एक्स पे अपने मुख्तलिफ तजावीज़ देते रहे हैं। हुकूमत के पास जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें वो बता रहे हैं कि कहीं 2 साल लग सकते हैं, कहीं 3 साल लग सकते हैं, कहीं उससे ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो क्या हकीकतन ऐसा ही है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर कोई बिजली की कीमत कम हो तो हो, फौरी तौर पर आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता इसमें? देखिए, 1-2 चीज़ें हुकूमत फिल फॉर कर सकती है। एक तो जैसे मैंने गुजारिश की है काफ़ी अरसे से, 2-3 हफ्ते से मैं कह रहा हूँ कि टैक्सों में कमी आ सकती है। वो ना सिर्फ जो अवैस भाई भी बात कर रहे हैं कि सेल्स टैक्स की कमी हो सकती है, लेकिन एडवांस इनकम टैक्स भी 7.5% आप लेते हैं, इसके बाद फर्दर टैक्स भी लेते हैं और एक्स्ट्रा टैक्स भी लेते हैं। तो ये 4 टैक्सों की कमी कर देंगे अगर आप तो, और अगर आप सब पे हटा दें, डोमेस्टिक पे भी हटा दें, कमर्शियल पे भी हटा दें और इंडस्ट्रियल पे भी हटा दें, तो भी 450 अरब रुपए की हुकूमत को टैक्स लॉस होता है। और मैं समझता हूं कि IMF से आपका एग्रीमेंट है कि जिसके तहत आप डेफिसिट नहीं बढ़ा सकते, लिहाजा वफाक को 185 अरब रुपए का PSDP कम करना होगा, जो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 1150 रुपए में से अगर 150 अरब रुपए, 185 अरब रुपए कम कर दें, फिर भी इनके पास 965 अरब रुपए में लगते हैं वो अपने पैसे PSDP के, तो वो तो फिल फॉर कर देना चाहिए इनको, उसमें किसी चीज़ के इंतजार करने की इनको ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं कि PSDP से एडजस्ट कर देना चाहिए, टैक्स कम करें और PSDP कम कर दें। बिल्कुल, तो उसमें IMF को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा और आप IMF को समझा सकते हैं कि इस वक्त मुल्क जो है वो किस मुश्किल से मिडिल क्लास गुजर रही है, वर्किंग क्लास गुजर रही है, तो वो कम कर दे। और अगर आप चाहें और चले आप इंडस्ट्री को नहीं कम करना चाहते या आप कमर्शियल कनेक्शंस को नहीं कम करना चाहते, तो कम से कम घरेलू सारिफ को तो आप फिल फॉर कम कर दें। तो ये तो इस पर तो मेरे ख्याल से कोई बहस ही नहीं होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि ये तो वज़ीर आज़म साहब को एक दिन में ही कर देना चाहिए। सीरियसली एक जुम्बिश कलम है, एक IMF से फ़ोन पर बात करनी और ये 2-3 दिन में ही हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इससे बहुत रिलीफ हो जाएगा 20%। उससे एक ये फ़ायदा भी हो जाएगा कि जब आप बिजली के बिल कम होंगे तो शायद थोड़े से आगे वाले महीनों में बिजली की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, तो आपका पर यूनिट कैपेसिटी कॉस्ट कम हो जाता है। दूसरा, इस वक्त जो है मैंने सुना है कि सिंध से जो मिसाल के तौर पर जमपीर में जो बिजली बनती है विंड पावर, वो हुकूमत ले नहीं पा रही क्योंकि ट्रांसमिशन की केबल उनके पास नहीं है। और अगर वो 4-6 महीने में लग सकता है, ये 132 kVA का केबल है
सारा पाकिस्तान में बनता है, अगर ये 4-6 महीने में इमरजेंसी बेसिस पे लगा लेते हैं तो आप जमपीर से थोड़ा सा फ्री में पावर ले सकते हैं, क्योंकि आपने कैपेसिटी कॉस्ट दी हुई है तो बाकी कॉस्ट तो कोई नहीं है, उसकी फ्यूल कॉस्ट कोई भी नहीं है, तो ये फ़ायदा हो सकता है। जो मटियारी से लाहौर या मटियारी से रहीम यार खान की बात की, उसको तो 2 साल लगेंगे, लेकिन इस वक्त भी सिंध में सस्ती बिजली बनती है, पंजाब में महंगी बिजली बनती है, तो आपको चाहिए कि सिंध की बिजली जो सस्ती है वो उठाकर आप पंजाब लेके चले जाएँ। उसके लिए अगर आप 132 kVA पे कुछ चीज़ें लेकर जा सकते हैं तो वो भी 4-6 महीने में लाइन लग सकती है, वो भी कर लेना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें, फर्नेस ऑयल एकदम नहीं बनाना चाहिए, इनको फर्नेस ऑयल से कोई काम नहीं करना चाहिए। और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तानी जो कंपनियां हैं, बिजली की कंपनियां जिसके O&M ज़्यादा हैं, यानी कि जो मेंटेनेंस के पैसे ज़्यादा लेते हैं, कुछ जो हुकूमत के लागू बिलों से ज़्यादा हैं, या जो दीगर कंपनियां, उनसे एक मरतबा खान साहब ने निगोशिएट कर लिया था, आप फिर बुला लीजिए, फिर थोड़े से पैसे कम करवा सकते हैं तो करवा लें। और लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत को बिजली के बिलों के अंदर पैसे लेना ज़रूरी है। जो आपने देखा था कि एक मुहिम शुरू हुई थी, कुछ 70 अरब रुपए या 100 अरब रुपए लिए थे इन्होंने केयरटेकर के ज़माने में, वो काम फिर से करना चाहिए। उसमें से भी कोई 100 अरब रुपए आ जाएं तो 1 रुपया एवरेज पे बिजली की कीमत कम हो सकती है। अगर 200 अरब रुपए आ जाए, ये कौन सी मिसाल आप बता रहे हैं कि 70 से 80 अरब रुपए लेने चाहिए बिजली के बिलों में? जो 10% बिल के गैर दहंदगान होते हैं, जो बिजली के बिल, जिनको बिजली मिल रही होती है लेकिन बिल नहीं भर रहे होते हैं। आपको पता है कि जो केयरटेकर के ज़माने में ये काफ़ी काम हुआ था। राशिद लंगड़ियाल साहब ही जो आज भी सेक्रेटरी हैं पावर, वो ही सेक्रेटरी पावर थे और उन्होंने काम शुरू किया था। उसके बाद उनको हटा दिया गया था, जब मेरे ख्याल से इस काम को सक्सेसफुल करने पे ही हटा दिया था। तो उनको अगर ये वापस से एम्पावर कर दें तो शायद वो 50-100 अरब रुपए अगर ले लें तो जो भी थोड़े बहुत पैसे यहाँ पे जमा हो सकते हैं। ये तो बहुत ज्यादती है ना कि आप बिजली उसको दें जो बिल नहीं दे रहा हो, क्योंकि उसका बिल फिर हम सब दे रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा जो भी काम हो सके, लेकिन ये 2 साल मेजरली आप कह रहे हैं जो रिलीफ मिल सकता है वो टैक्सेस को फौरी तौर पे कम करके हो सकता है। आप कह रहे हैं कि जैसे 2020 में IPPs प्राइवेट जो है उनसे बात की थी, वो भी हो सकता है। और अवैस लगारी साहब कह रहे हैं कि जब बातचीत शुरू होगी तो 80 बिलियन यहाँ से बता सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि IMF से बात करनी पड़ेगी टैक्सेस के लिए और उनको कोई इशू नहीं होगा। सर इशू तो होगा ना मिफ्ता साहब, क्योंकि IMF का जो मेन हदफ है, जो आप कहें प्राइमरी उनका मुतालबा है कि अपना टैक्स टू GDP बढ़ाओ, और जो स्टाफ लेवल है उसमें भी लिखा हुआ है कि इस साल 1 से 1.5% बढ़ाना है और 3 साल में तकरीबन 13% तक लेके जाना है टैक्स टू GDP। तो फिर टैक्सेस में कैसे रिलीफ दे देगा IMF के? ठीक है आप GST कम कर दें अपना। देखिए, IMF का जो मेन हदफ होता है ना, वो प्राइमरी डेफिसिट का होता है। प्राइमरी डेफिसिट आपने कहा है कि 1% ऑफ GDP होना चाहिए पॉजिटिव, तो वो तो आप रख रहे हैं। उसके लिए आपको अखराजात कम करने, जब IMF को आप ये कहेंगे कि ये एक्चुअली टैक्स तो ज़रूर आप इसको कह रहे हैं, लेकिन ये सच बात है कि ये टैक्स नहीं है, ये भी आपने बिजली की कीमतों को ही बढ़ाया हुआ है ना। क्या आप अगर कहें कि बिजली की कीमत 70 रुपये या 60 रुपये, उसके ऊपर हम 7% और टैक्स लेंगे, तो आपने कहा 4 रुपये 20 पैसे और लेंगे। या आपने कहा बिजली की कीमत 50 रुपये, हम उस पर 18% सेल टैक्स लेंगे, तो 9 रुपये आप वो ले रहे हैं। तो आप IMF को ये बात समझा सकते हैं कि ये इसेंशियली टैक्सेस तो नहीं है, हम इसको कम कर रहे हैं, और सेल टैक्स तो हम दूसरी जगह से ले ही रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि IMF से बात करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए, मैंने ये जब प्राइम मिनिस्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और 200 यूनिट की बिजली का रेट बढ़ा, प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं चाह रहे थे, तो एक रात को पूरी रात मैं जागा हूँ कतर के अंदर और IMF से बात करी, और सुबह तक मैंने इनको समझा लिया था कि मैं 200 यूनिट तक के बिल नहीं बढ़ाऊंगा। वो मान गए थे। इतनी बड़ी बात नहीं होती, IMF वाले भी अंग्रेजी बोल लेते हैं, हम लोग भी अंग्रेजी बोल लेते हैं, वो बात समझा सकते हैं इनको कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हाल है। उनको भी पता है कि बिजली के बिलों में लोगों का क्या हाल है। हमारी सबसे रीजन में सबसे महंगी बिजली है, बहुत ज़्यादा महंगी बिजली है। तो अगर हम उतने ही अखराजात कम करेंगे और हमारा कोई भी वो कम नहीं हो रहा है, अगर हम प्राइमरी डेफिसिट हमारा 1 पैसे का भी नहीं, प्राइमरी सरप्लस कम नहीं हो रहा है, तो वो बात मान जाएंगे। लेकिन आपको ये बात आगाज करना जरूरी है। ठीक है। दूसरा ये बताइएगा, मैंने पूछा भी अवैस लगारी साहब से पिछले हफ्ते के जो सरकारी IPPs हैं वो तकरीबन 45% उनका कैपेसिटी पेमेंट उनको जाता है। क्या उनको उनका कैपेसिटी पेमेंट कम किया जा सकता है? उन्होंने कहा ये लोन है, इंटरेस्ट पेमेंट है और ये ऑब्वियसली फॉरेन लोन है, तो हम ये नहीं कर सकते। जिस पे मैंने उनसे पूछा कि क्या ये मुमकिन है कि आप टैरिफ में ये ना डालें, आप इसको हुकूमत ये कर्ज उठा ले, उन्होंने कहा बिल्कुल नेशनल डेट पे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये नेशनल डेट में कन्वर्ट किया जाए, सार्फिन के बिलों में ना लगाया जाए, तो उससे ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा होगा या वो और महंगा पड़ेगा अगर ये नेशनल डेट में हम इसको कन्वर्ट करते हैं? तो
नहीं, और महंगा तो नहीं पड़ेगा। ये प्रपोजल जो आपका है वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन सच्ची बात ये देखें कि वो आपको पेमेंट्स इस वक्त फिल फॉर करनी पड़ रही हैं, और अगर आप नेशनल डेट में वो डालेंगे तो उसके अंदर भी मसले होंगे, फिर आपको और पैसे छापने पड़ेंगे, और पैसे छापेंगे तो आपकी और महंगाई बढ़ेगी। तो वो आप कान यहाँ से पकड़ लें या यहाँ से पकड़ लें, बात वही हो जाती है। लेकिन ये प्रपोजल इज़ एक्चुअली समथिंग दैट वन हैज़ टू थिंक अबाउट। आई हैव नॉट रियली थॉट थ्रू दिस। मैंने इतना इसके बारे में सोचा नहीं है कि अगर आप नेशनल डेट पे जाएंगे तो क्या इम्प्लीकेशन होगा। लेकिन जो सरकारी कंपनियों को भी जो आप पैसे दे रहे होते हैं ना, वो आप उनके नफे नहीं दे रहे होते, उनको मुनाफा नहीं दे रहे होते, आप उनको उतने पैसे दे रहे होते हैं कि वो बैंकों को भर सकें। ठीक है, तो अब अगर आप ये कर सकते हैं कि सरकारी लोन को अगर आप प्राइवेट सेक्टर के लोन में ले लेते हैं, अगर हुकूमत के ओवरऑल डेट में ले लेते हैं, तो फिर अगर उनके आप बिजली की कीमत कम कर सकते हैं और बिजली ज़्यादा बेचना शुरू हो जाए और ज़्यादा बिकना शुरू हो जाए, तो उससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन इसके बारे में एग्जैक्टली किस तरह नंबर आएगा वो मुझे सोचना पड़ेगा। एक और बात अभी, क्योंकि अभी 50 अरब रुपए की सब्सिडी हुकूमत कह रही है कि हम देंगे अगले 3 महीने के लिए, जो कि 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं। मैं ज़रा नंबर्स आपके सामने रखता हूँ मिफ्ता इस्माइल साहब। हुकूमत का दावा है कि 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले तकरीबन 86% सार्फिन है। अब ये जो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं, मैंने इसकी कैलकुलेशन की, ये जो टोटल बिल की अदायगी करते हैं वो 1000 अरब रुपए हम इनसे लेंगे पूरे साल में। अगर आप उनको 50 अरब की सब्सिडी देते हैं 1000 अरब में से, तो उससे क्या फ़ायदा होगा उनका? क्योंकि इसकी तशरीह तो बड़ी की गई, शायद आपने भी सुना हो, कभी कॉल मिलाते हैं किसी को तो आपके साबिक कायद जो है वो कहते हैं कि मैंने 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी है, लेकिन दिस 50 बिलियन आउट ऑफ 1000 बिलियन जो हम ले रहे हैं इन सार्फिन से, वो तो बिल्कुल ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर हैं। देखिए, ये बात भी याद रखें कि ये सारे ऐसे भी हैं जिनको आप 5 रुपए की बिजली दे रहे हैं, किसी को आप 10 रुपए की बिजली दे रहे हैं, किसी को आप 14 रुपए की बिजली दे रहे हैं, तो ऑलरेडी आप उनको एवरेज कॉस्ट से बहुत सस्ती बिजली दे रहे हैं। और हम यहाँ पे बड़ी IPPs की बात करते हैं और दीगर बातें करते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि जो भी पाकिस्तानी अपनी बिजली को 34 रुपए से ज़्यादा दे रहा है, वो अपनी एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा दे रहा है और किसी और को सब्सिडाइज कर रहा है। अगर आपके घर में 60 रुपए का बिल आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि 34 रुपए आपने बिजली के दिए और 26 रुपए। मेरे पास वक्त थोड़ा कम रह गया। आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी वो सार्फिन जो है उनको ऑलरेडी सब्सिडी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जहां एक तरफ इस वक्त दुनिया की सारी नजरें इस बात पर हैं कि ईरान हमास रहनुमा और अपने रियासती मेहमान के कत्ल का बदला कब और कैसे लेगा, वहीं इस्माइल हनिया की शहादत के बाद से अब तक ये मामला बैनुल-अक़वामी मीडिया की हेडलाइंस की जीनत बना हुआ है कि इस्माइल हनिया को ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के सख्त सिक्योरिटी जोन में वाक़े गेस्ट हाउस में कैसे निशाना बनाया गया। इस बारे में पहले ये खबरें सामने आई कि इस्माइल हनिया को ड्रोन हमले में शहीद किया गया, फिर यह खबर सामने आई कि हमास रहनुमा को जदीद तरीन इजरायली गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। मगर जुमेरात को अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी खबर में यह हैरानकुन दावा किया कि इस्माइल हनिया को तेहरान के गेस्ट हाउस में खुफिया तौर पर स्मगल किए गए धमाका खेज मवाद के जरिए शहीद किया गया, जो वाक़े से 2 माह पहले गेस्ट हाउस में नस्ब किया गया था। मगर अब इस मामले को लेकर ईरानी पासदारान इनकलाब का नया दावा सामने आया है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के बिल्कुल बरक्स है। ईरानी पासदारान इनकलाब के बयान के मुताबिक अब तक की तहकीकात से ये बात सामने आई है कि इस्माइल हनिया को गेस्ट हाउस के बाहर से शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। प्रोजेक्टाइल में 7 किलोग्राम का धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। बयान में यह भी कहा गया है कि इजराइल को इस कत्ल में अमेरिका की मुजरिम हुकूमत की हिमायत हासिल थी। इजराइल को मुनासिब वक्त और मकाम पर सख्त सजा दी जाएगी। यानी ईरानी फौज न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर की तरदीद कर रही है, जिससे ईरान को शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था कि ईरान ने अपने रियासती मेहमान को एक ऐसे गेस्ट हाउस में ठहराया जहां 2 माह पहले धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया, मगर ईरान इस गेस्ट हाउस की क्लियरेंस की बुनियादी प्रोटोकॉल पर ही अमल ना कर सका। मगर ईरानी फौज के दावे एक तरफ, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स अपनी खबर पर कायम है, जिसके बाद ये सवाल हो रहे थे कि इजराइल एक हेविली गार्डेड गेस्ट हाउस में धमाका खेज मवाद नस्ब करने में कैसे कामयाब हो गया, जिसकी तफसील आज बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में शाया की गई है। टेलीग्राफ ने अपनी खबर में दावा किया है कि इस्माइल हनिया को इजरायली खुफिया एजेंसी ने ईरानी एजेंटों के जरिए कत्ल कराया। ईरानी एजेंटों ने गेस्ट हाउस के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद नस्ब किया था। ईरानी हुकाम के पास एजेंटों के कमरों में इंतहाई तेजी से आने जाने की वीडियोस भी मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक धमाका खेज मवाद नस्ब करने वाले एजेंट ईरान छोड़ के जा चुके हैं और धमाका खेज मवाद ईरान के बाहर से रिमोट कंट्रोल के जरिए तबाह किया गया। इसी खबर में यह बात भी सामने आई है कि इस्माइल हनिया को पहले मई में ईरान के सदर रईसी के जनाजे में शिरकत के मौके पर कत्ल करने का मंसूबा था, मगर इमारत में बड़े मजमे की मौजूदगी के बायस ऑपरेशन की नाकामी के खतरे की वजह से ऐसा नहीं किया गया। अहम बात यह कि ईरान इस कार्रवाई का जवाब देने के लिए जहां मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है, वहीं ईरान का दोस्त और खित्ते के ममालिक से राब्तों में भी तेजी आ गई है।
इस हवाले से आज कायम मकाम ईरानी वजीर खारजा अली बाकरी ने पाकिस्तानी वजीर खारजा इसाक डार को टेलीफोन किया और इसाक डार से OIC के इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर खारजा इसाक डार ने OIC के गैर मामूली इजलास बुलाने की मुकम्मल हिमायत की है और इस अहम इजलास में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का यकीन दिलाया है। यानी ईरान किसी इकदाम से पहले मुख्तलिफ सिफारती ऑप्शंस पर भी गौर कर रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।